insurance claim for loss of stock and loss of profit. As the title suggests, that we take insurance. हम लोग different types के insurances लेते हैं because we have some fear in mind. हमारे दिमाग में कुछ fear होता है, लाइफ में कुछ fear होता है, लाइफ के रिलेटेड हम लोग लाइफ अश्योरेंस लेते हैं, ओके, और नॉन लाइफ के रिलेटेड वो इंश्योरेंस होता है, ओके। इंश्योरेंस का मीनिंग ये होता है दैट इफ देयर इज लॉस then only you will have a claim. It is not like life assurance cases where the payment is guaranteed. लाइफ इंश्योरेंस में कैसा होता है कि अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो आपको पेमेंट मिलेगा, आप सर्वाइव नहीं करते हो पॉलिसी टर्म में तो आपके फैमिली मेंबर्स या जो भी आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी है उसको पैसा मिलता है, बट पैसा मिलेगा वो कंफर्म है। इन द केस ऑफ इंश्योरेंस you have to be very careful that you will be getting amount of claim only when there is a loss. You will be getting amount of claim only when there is a loss. Insurance के लिए loss का होना necessary है। Okay. We take different types of insurance like mediclaim होता है, vehicle insurance होता है, ऐसे अलग अलग insurances लेते हैं। यहाँ पे हम कौन से इंश्योरेंस की पर्टिकुलर बात करने वाले हैं? Okay, we are talking about insurance of stock and loss of consequential profit. Consequential profit. Okay, consequential profit का मतलब ये होगा कि अगर आपका बिजनेस किसी भी कैलामिटी की वजह से या किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से, whether it is a man-made or natural disaster, ओके, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब होता है, ओके, आपको कुछ लॉस होता है, तो उस लॉस के दो टाइप हो सकते हैं। देयर कैन बी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस, बट इस चैप्टर में हम दो ही तरह के लॉस कवर करने वाले हैं। एक होगा लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब अगर आपका प्राइमा फेसी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ओके, और किसी भी कैलामिटी की वजह से, जैसे लास्ट ईयर फ्लड्स हुए थे, ओके, तो उसकी वजह से काफी लोगों को नुकसान हुआ था। मेनी पीपल लॉस्ट देयर स्टॉक, उनके शॉप में, उनके गोडाउन में, उनकी फैक्ट्रीज में पानी चला गया था, ओके, और उसकी वजह से काफी सारा गुड्स डैमेज हो गया था, तो इट्स अ नेचुरल डिजास्टर। अब अगर उन्होंने इंश्योरेंस लिया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम देता है, दैट इज अ लॉस ऑफ स्टॉक, उनको स्टॉक लॉस हुआ उसका क्लेम है। दूसरा लॉस है कंसिक्वेंशियल प्रॉफिट। कंसिक्वेंशियल प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, दैट इफ योर बिजनेस इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एनी कैलामिटी, वेदर मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो अफेक्टेड होता है, तो कुछ महीने तक, कुछ दिन तक या मे बी कुछ साल तक आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहता है। योर बिजनेस रिमेन्स डिस्टर्ब फॉर अ पीरियड। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के लिए अलग अलग होते हैं, है ना। तो इन द पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस योर सेल्स इज नॉट इन द लाइन व्हाट इट शुड हैव एक्चुअली बीन। आपका जो सेल्स होना चाहिए था वो नहीं होगा, ओके, बिकॉज आपका बिजनेस अफेक्टेड है, आप अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हो, ओके, या तो आप कुछ महीनों तक बिजनेस कर ही नहीं पाए, देयर वाज अ जीरो सेल्स। अगर सेल्स नहीं होगा तो बट ऑब्वियस है कि प्रॉफिट भी नहीं होगा। मतलब दो तरह का लॉस है, एक होगा स्टॉक, ओके, टेंजिबल थिंग्स ऑफ लॉस, एंड नंबर टू इज बिकॉज ऑफ द ट्रेजेडी वी कुड नॉट मेक द डिजायर्ड सेल्स। हमारा जो नॉर्मल सेल्स होना चाहिए था, हमारा जो नॉर्मल ट्रेंड है उसके हिसाब से जो सेल्स होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से प्रॉफिट का लॉस हुआ। We lost some amount of profit. For example, मुझे मेरे नॉर्मल सेल्स पे 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस आई
earned only 1,50,000. So I lost an amount of, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ बट कम हुआ, इट इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो इसके लिए मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। ओके, एंड सर्टेन अदर एक्सपेंसेस, कि अपने बिजनेस को वापस प्रीवियस लेवल पे लाने के लिए मुझे कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस कुछ फिक्स्ड चार्जेस होंगे जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, है ना। आपको पता है कि इन केस आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ किसी भी कैलामिटी की वजह से या डिजास्टर की वजह से, तो भी आपको हर महीने कुछ लोगों को सैलरी देना पड़ेगा, जिस जगह पे आपने बिजनेस किया है वहां का रेंट देना पड़ेगा। ये सारी चीजें तो कंटिन्यूअस चलने वाली। तो इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस यू आर गोइंग टू इनकर सम फिक्स्ड चार्जेस, इसका भी इंश्योरेंस होता है। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि हम कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, वन इज अ लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, अदर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। आपने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लिया है, इसका मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी लिया है, ऐसा नहीं होता। ये दोनों पॉलिसीज अलग अलग होती हैं। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, पर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी नहीं चाहिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी चाहिए। ओके, या तो आप इन दोनों में से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी चाहिए या सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी चाहिए। वो हर एक बिजनेस टू बिजनेस पे डिपेंड। ओके, तो बेसिकली किसी भी चीज की वजह से लॉस होगा, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमें पता है कि शायद अगर कुछ लॉस हुआ तो हमें वो कंपनसेशन मिले, उसके लिए हम लोग पॉलिसी लेते हैं। दैट पॉलिसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ लॉस ऑफ स्टॉक, अदर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो ये दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिस दिन समझो कि इधर हम लोग ज्यादातर या वी कैन से मोस्ट क्वेश्चन विल बी ऑन फायर इंश्योरेंस क्लेम, कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पे किसी बिजनेस में फायर हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ गुड्स बचे, है ना, ऐसा आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिया हो। बट अगर आपको नहीं पता है कि जिस दिन फायर हुआ उस दिन आपके पास कितना स्टॉक था, तो उसका एक मेथड ऑफ कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं कि हम जिस दिन फायर हुआ है और हम जितना गुड्स, हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि हमारा 10 लाख रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, तो आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो 10 लाख रुपए कैसे होता है। यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन फायर हुआ उस दिन कितना वैल्यू का स्टॉक आपके पास था, उसका आपको कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इंश्योरेंस में आप 3 सिचुएशंस फेस कर सकते हो। ओके, वन कैन बी अ फुल इंश्योरेंस, ये रेयरली कभी होता है, रेयरली। ओके, फुल इंश्योरेंस का मतलब क्या होगा कि जितना स्टॉक गया उतनी इक्वल अमाउंट का आपके पास पॉलिसी था, है ना। जितने वैल्यू का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ उतनी ही इक्वल अमाउंट का पॉलिसी आपके पास था। दूसरा सिचुएशन होगा ओवर इंश्योरेंस, योर अमाउंट ऑफ पॉलिसी is greater than the amount of stock. ओके, और तीसरा है अंडर इंश्योरेंस। ऑब्वियस है, योर अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ स्टॉक। किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिनेरियो में आपको जितना लॉस हुआ है, से फॉर एग्जांपल मेरा लॉस 5 लाख रुपए का हुआ और मेरा पॉलिसी 15 लाख रुपए का, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 15 लाख रुपए नहीं देगी, वो मुझे 5 लाख ही देगा, विल गिव मी 5 लाख रुपीज ओनली। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपका क्लेम अमाउंट
should be या will be less than or equal to लॉस। लॉस से कम होगा या लॉस के इक्वल होगा, लॉस से ज्यादा क्लेम कभी भी पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या प्रिंसिपल है? यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो तरह के पॉलिसीज के बारे में, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, उसमें हमारे मेजर क्वेश्चन किस चीज पे फोकस होंगे? जब हम लॉस ऑफ स्टॉक की बात करेंगे तो हमें यही चीज ढूंढना पड़ेगा, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, whenever you will be doing the questions, you will be facing three situations. One is the full insurance, other is over insurance, third is under insurance. ये दोनों केस में क्या होगा? जितना लॉस है उसका पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा फुल इंश्योरेंस के केस में, और ओवर इंश्योरेंस के केस में आपको पूरा अमाउंट ऑफ लॉस मिल जाएगा। बट अंडर इंश्योरेंस के केस में, इन द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस मीन्स पॉलिसी अमाउंट, मेरा पॉलिसी अमाउंट है 2 लाख और जिस दिन मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ तो स्टॉक का अमाउंट था 3 लाख। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, योर पॉलिसी एज कंपेयर्ड टू योर स्टॉक इज 2/3। ऐसा बोल सकते हैं, योर पॉलिसी एज कंपेयर्ड टू योर स्टॉक इज 2/3। इसमें से डिस्ट्रॉय हुआ था 2,50,000 फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कितना अमाउंट ऑफ क्लेम मिलेगा अंडर इंश्योरेंस के केस में? पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू लॉस बाय फायर। ये क्या है? ये पॉलिसी अमाउंट है, ये स्टॉक अमाउंट है और ये लॉस अमाउंट है। जरूरी नहीं है कि 3 लाख का स्टॉक था तो 3 लाख का स्टॉक जल गया, 3 लाख में से 2.5 लाख का जला और 50,000 का बच गया, तो जो बचा उसका तो क्लेम मिलेगा ही नहीं, जो जला उसका ही क्लेम मिलेगा, और वो भी पूरा नहीं, वो भी पूरा नहीं। इट विल बी प्रोपोर्शनेट। अंडर इंश्योरेंस के केस में ऑलवेज एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, यू ऑलवेज अप्लाई एवरेज। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा, काफी सिंपल है। सो फार एज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी इज कंसर्न, ये जो फर्स्ट टॉपिक कंसर्न है वो बहुत आसान है। okay? But if I am an examiner, I would ask from this loss of profit policy. तो 2 तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। okay? ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की हुई है, तो मैंने आपको बताया वही। ये पूरा लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए, ये जो भी आपको टेबल दिया हुआ है, बट मैं आपको अलग चीज लिख पाऊंगा, तो इसको हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे। ये हमारा बेसिक डिस्कशन था कि लॉस कौन से रीजन की वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ फायर, फ्लड, थेफ्ट, अर्थक्वेक, या तो सिविल और कम्युनल राइट्स, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो दे कैन बी डिफरेंट रीजंस फॉर लॉस। अभी इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चैप्टर, बट फिर भी मैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, है ना। जिस चीज को हम रीजन ऑफ लॉस कहते हैं, फायर इज द रीजन ऑफ लॉस, फ्लड इज द रीजन ऑफ लॉस, उसको इंश्योरेंस के टर्म में पैरल कहा जाता है, इट इज कॉल्ड पैरल। मतलब आपने कौन से पैरल का इंश्योरेंस लिया हुआ है। से फॉर एग्जांपल मैंने फायर का इंश्योरेंस लिया तो मेरा डिस्ट्रक्शन फ्लड की वजह से हुआ है, आई हैव टेकन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से हुआ? फ्लड की वजह से, एंड आई कैन नॉट गो टू द इंश्योरेंस कंपनीज ऑफिस एंड क्लेम द अमाउंट, क्योंकि वो मुझे बताएंगे पॉलिसी पेपर्स, क्या बताएंगे कि आपकी पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ फायर के क्लेम के बारे में लिखा हुआ है,
फ्लड्स के क्लेम के बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, थेफ्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो आपको उन चीजों की वजह से होने वाले नुकसान का कोई कंपनसेशन मिलेगा नहीं. सो व्हेनेवर वी टेक इंश्योरेंस पॉलिसी वी हैव टू बी केयरफुल, ओके, कि इसमें कौन सा रिस्क, पेरिल का बेसिक मीनिंग क्या होगा, कौन सा रिस्क कवर्ड है. जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हमें कौन से रिस्क के बारे में, ये तो अदरवाइज क्या होता है, हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी आज भी कैसे बेचा जाता है, कुछ इमोशंस के बेसिस पे और कुछ रिलेशंस के बेसिस पे, है ना. ये मेरा है ना कहीं कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, पहचान वाला है, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बट यू शुड रीड, है ना. बढ़ते हैं आगे. अभी इसमें फायर का मीनिंग क्या है वो भी समझाया हुआ है ना, थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, बट बेसिक खुद आग नहीं लगाने की, लगे वो अलग है, खुद नहीं लगाने की, है ना, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, ये आपको 3 टर्म्स एक्सप्लेन किए हुए हैं. और अभी अभी रिसेंटली लॉकडाउन ओपन होने के बाद हम ऐसी कई चीजों को विटनेस कर रहे हैं, जैसा वियतनाम में हुआ था गैस लीक, है ना, और बड़ौदा के आसपास भी जितने भी जीआईडीसीज हैं, ओके, हमारे सिटी के आसपास जितने भी जीआईडीसीज हैं, उसमें एवरी सर्टेन डेज के इंटरवल पे कुछ ना कुछ आपको सुनने मिलेगा ही कि यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, यहाँ पे ये गैस लीक हुआ, यहाँ पे आग लग गई. यू कैन सी कितना फ्रीक्वेंट चीज है ये. okay? और जो भी हमारे क्राउडेड मार्केट्स हैं, लाइक पद्मावती शॉपिंग सेंटर है, मंगल बाजार है ना, तो वहां पे इतना क्राउडेड प्लेस है कि एक इंसान की दुकान जलेगी तो 3-4 ऑटोमेटिक जल जाएंगे, इतना पास पास में लोकेटेड है वो सब चीज. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी. और लास्ट ईयर तो काफी कुछ लोग समझ भी गए थे कि अभी तक नहीं लिया तो ठीक है, पर अब लेना पड़ेगा. इससे ऊपर भी अगर आपको, मतलब इफ यू वांट टू कवर योरसेल्फ विथ एक्स्ट्रा रिस्क, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करो. ओके, डैमेज में आल्सो बी covered if caused by storm, tempest, flood, escape of water, impact and breakdown of machinery, है ना. अभी ये हुआ था कि काफी टाइम के बाद मशीनरी ऑपरेट हुई तो उसमें कहीं कहीं ब्लास्ट हुआ है. Usually, fire policies covering stock or other assets do not cover explosion of boilers used for domestic purpose or other boilers or economizers in the premise, but policies in respect of profit cover such explosions. ये यूजुअली कवर नहीं होता है, इसका मतलब कभी भी कवर नहीं होगा ऐसा नहीं है. इफ यू वांट टू कवर इट, इट इज पॉसिबल. ओके, अगर आपको अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में उसको कवर करना है तो वो पॉसिबल है. इवन आपके घर पे जो सिलेंडर आता है, जिन लोगों के घर पे गैस पाइपलाइन होगा वो अलग बात है, और जिनके घर पे अभी भी सिलेंडर आता है, ओके, उसका भी इंश्योरेंस होता है. इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर एन इंश्योरेंस. तो उसका एक्सप्लोजन होता है, किसी को कुछ इंजरी होती है या लॉस ऑफ लाइफ होता है, तो दैट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पेज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस. बहुत कम लोगों को ये पता होता है. Claim for loss of stock. Insurance is a contract of indemnity. We very well know indemnity का मतलब क्या होगा, कि लॉस हुआ तो ही आपको पैसा मिलेगा, और वो भी जितना लॉस हुआ उतना या उससे कम, उससे ज्यादा कभी भी नहीं मिलेगा. okay? और जब हम इंडेमनिटी की बात करेंगे, क्लेम के लॉस के बारे में लॉस के क्लेम के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हमें अलग अलग टर्म्स सीखने हैं. टोटल लॉस एंड पार्शियल लॉस. टोटल लॉस मीन्स जितना गुड्स था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. पार्शियल लॉस इज सम ऑफ द गुड्स आर सैल्वेज्ड, सेव्ड.
इसमें विदाउट एवरेज क्लॉज हो सकता है और विथ एवरेज क्लॉज। मैंने आपको ये टर्म लिख के बताया था। विदाउट एवरेज क्लॉज का मतलब क्या, कि आपका पॉलिसी अमाउंट है वो या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू स्टॉक अमाउंट है। पॉलिसी स्टॉक के बराबर है या स्टॉक से ज्यादा है। विथ एवरेज क्लॉज का मतलब क्या होगा, नॉर्मली योर पॉलिसी इज लेस देन योर स्टॉक अमाउंट। तो तब क्या होगा कि जिस फॉर्मेट में लिखा है ना उसी फॉर्मेट में लिख दो, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक अमाउंट इनटू लॉस। ओके, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय, ये इंश्योरेबल अमाउंट है ना, इसका मतलब होगा स्टॉक इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस बाय 5। One should note that the average clause applies only where the insured value is less than the total cost. Insurance का value, that is policy amount, is less than the amount of stock. When the goods are not fully insured, तभी average clause applicable होगा। Okay, उस otherwise average clause applicable नहीं। Relevant points, जहाँ पे स्टॉक मेंटेन्ड है ना, स्टॉक का रिकॉर्ड रखते हैं, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि जिस दिन फायर हुआ उस दिन कितना स्टॉक था। ओके, पर जहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, या तो हम समझो कि स्टॉक रिकॉर्ड रखे थे पर जल गए, पॉसिबल है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, स्टॉक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट अवेलेबल। तो उस केस में हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ मेथड्स, कुछ स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, यहां तक हम लॉस ऑफ क्लेम की बात करें, क्लेम ऑफ लॉस। नंबर 4, आफ्टर द इंश्योरेंस कंपनी मेक्स पेमेंट फॉर टोटल लॉस। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको जितना नुकसान हुआ है उसका पेमेंट कर दिया, तो जैसा आपका उस गुड्स पे अधिकार था, अब उसी गुड्स पे किसका अधिकार हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का। समझो कि आपके पास कुछ गुड्स है ना, डैमेज कंडीशन में, टोटली लॉस नहीं है पर डैमेज कंडीशन में है, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको उसका भी पैसा दे दिया है। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको उसका भी पैसा दे दिया है, आपको वो गुड्स किसको दे देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव दैट गुड्स टू द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इसको क्या कहा जाता है, इस पॉलिसी, इस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। और ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल, somebody's car is destroyed, किसी भी रीजन की वजह से एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया और ये कार डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने कार का फुल वैल्यू इंश्योर्ड पर्सन को पे कर दिया है ना, और कार अभी भी सेमी बर्न्ड कंडीशन में, पूरा नहीं जला है ना, आधा अधूरा जला हुआ। तो अगर आपको फुल वैल्यू मिल जाता है, जितना आपका लॉस है उसका अमाउंट मिल जाता है, then this car belongs to insurance company। अब इंश्योरेंस कंपनी को उसका जो करना हो वो करे, बट हमें ये कार किसको देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी। जो राइट्स पहले आपके थे अब वो इंश्योरेंस कंपनी के हो जाएंगे, दैट इज व्हाट इट ट्राइज टू से। समटाइम्स बिकॉज ऑफ द अटेम्प्ट्स of the owner or any other person, the goods are saved, certain goods are saved, तो उसको salvaged stock कहा जाता है। जो goods हमने बचा लिया उसको क्या कहा जाता है, salvaged, या जिसको ज्यादा डैमेज नहीं हुआ और ज्यादा डैमेज नहीं हुआ तो उसको हम बोलेंगे salvaged stock। ओके, और ऐसा स्टॉक हम उसको रिफर्बिश करके या रिकंडीशन करके बेच सकते हैं, वी कैन सेल इट।
तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि आपके पास 3 लाख रुपए का स्टॉक था, इसमें से 30,000 की वैल्यू का गुड्स आपने बचा लिया है, तो एक्चुअल लॉस आपका 2,70,000 है ना। ये सारा असेसमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी से, एक्चुअरी आता है, सर्वेयर आता है, हर चीज का सर्वे होता है और वो डिसाइड करते हैं। इवन यू कैन बिकम एन एक्चुअरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बिकम, उसके लिए छोटा सा कोर्स होता है, वो करना पड़ता है। एंड देयर आर वेरी लेस एक्चुअरीज इन द इंडिया ना, काफी कम लोग हैं। सो दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। देखते हैं किस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है, बहुत सिंपल है, डू नॉट वरी अबाउट। From the following information, ascertain the value of stock as on 31st March. इस दिन का हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक ढूंढना है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं है क्योंकि ये P&L का है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का भी कोई काम नहीं है, अगेन इट इज ऑफ अ P&L, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का भी कोई काम नहीं है बिकॉज इट इज P&L, सेल्स यस, trading account credit side. At the time of valuing stock on 31st March 1, be careful, ये 2 का ढूंढना है और ये इंफॉर्मेशन किसका दिया हुआ है 1, मतलब ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। A sum of rupees 3,500 was written off on a particular item, मतलब ये जो स्टॉक है वो 3,500 माइनस करने के बाद आया है, which was originally purchased for 10,000, मतलब कुछ गुड्स का ओरिजिनल वैल्यू 10,000 था, उसमें से 3,500 माइनस कर दिया, तो अब उसका वैल्यू कितना हो गया 6,500, which is included in this stock, मतलब 28,500 में ये अबनॉर्मल है और ये नॉर्मल है। And it was sold during the year for rupees 9,000. During the year मतलब during 2001-2 हमने सेल्स किया, तो मतलब ये सेल्स में इंक्लूडेड होगा, तो हमारा टोटल सेल्स कितना है 2,49,000, उसमें से अब नॉर्मल गुड्स का सेल्स कितना है 9,000 और नॉर्मल गुड्स का सेल्स 2,40,000। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया। Bearing the transaction relating to this item, इसको छोड़ के हमारा जीपी रेशियो 20% है, मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन और ये वाला ट्रांजेक्शन को छोड़ के, ये 9,000 का सेल है उसको छोड़ के बाकी का जो नॉर्मल सेल्स है उस पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है 20%। और हमें पूछा है क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ के दो। दे हैव डन स्टेटमेंट मेथड, मैं आपको एक दूसरा मेथड समझा रहा हूँ, आप वो ट्राई करोगे तो भी चलेगा। यू हैव टू जस्ट पुट डाउन द फिगर्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे हम नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में फिगर्स पुट अप करते हैं ना, ऐसा पुट अप करना है, नथिंग एल्स। ओके, आपके पास ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है 28,500, इसमें 22,000 का नॉर्मल है, 6,500 का नॉर्मल, पर टोटल कितना वैल्यू है 28,500। टू परचेजेस 1,52,500, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000, बाकी कोई एक्सपेंस आएगा नहीं। बाय सेल्स, आपका सेल्स एज सच 249 का है, बट 240 का नॉर्मल है, 9,000 का अब नॉर्मल है। अभी आपको ढूंढना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक और इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है जीपी का, द रेशियो ऑफ जीपी इज
20%। तो ये 20% अप्लाई किस पे होगा? 2,40,000 पे। उन्होंने क्लियरली बोला है बैरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम। दिस आइटम मतलब ये पूरा जो आपको बताया हुआ है, इसको छोड़ के बाकी के सेल्स पे, है ना। तो हमारा टोटल सेल्स था 249, उसमें से अब नॉर्मल वाला सेल्स था 9,000। ओके, नॉर्मल वाला सेल्स होगा 240। ओके, इसके ऊपर हमारा प्रॉफिट है 20%, दैट इज 48। नाउ इट इज क्वाइट सिंपल, इसका टोटल करो, है ना। 181 प्लस 30, 211, 219, 259। मैंने कुछ गलती किया है देखो तो। टोटल करो फटाफट। 259 ही आ रहा है सर। ओके, ये मेरा नॉर्मल सेल्स पे प्रॉफिट है, सॉरी नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक होगा तो ये वाला है। ओके,